प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ते काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। मैं जानती हूँ आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज क्लास का टाइम क्यों चेंज हो गया। बेटा, मैं माफी चाहूंगी आपसे सबसे पहले इस चीज के लिए कि आपकी क्लास का टाइम आज मुझे चेंज करना पड़ा। एक्चुअली मेरी यूट्यूब पर एक क्लास थी, तो वो क्लास लेट हो गई और फिर आपसे पहले होने वाली जो क्लास थी वो भी फिर मैंने आधा घंटा डिले कराई, तो ये आधा घंटे का आज डिले हो गया है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। तो आज भाई आपकी क्लास 6:30 से 7:30 तक चलेगी। ठीक है, आगे से ऐसा ना हो, मैं ये कोशिश करूंगी। बेटा, जब क्लास लेते हैं और क्लास जो है हमें कंप्लीट करनी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सोचा था 5 बजे तक छोड़ दूंगी, लेकिन वो क्लास 5:20 तक चली गई थी। तो आज मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हिस्ट्री कब तक हो जाएगी? जनवरी में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं। तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज हम पढ़ेंगे सूरवंश, है ना? क्योंकि भाई हुमायूं के जीवन के बारे में हम पूरा जान चुके हैं। सूरवंश हम पढ़ने वाले हैं। 1540 से और 1555 बेटा आपका सूरवंश का समय रहेगा, यानी 15 वर्षों का शासन सूरवंश का रहा। और इसका संस्थापक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शेर शाह सूरी है। ठीक है, को बहुत बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि इसका संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा सूरवंश का संस्थापक कौन है। तो आप कहेंगे मैम सूरवंश का जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, उसका नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है बच्चा उसका? मैम शेर शाह सूरी, जो कि सूरवंश का संस्थापक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो शेरशाह सूरी प्यारे बच्चे इस वंश का संस्थापक है, तो इसका शासनकाल इस वंश में कितना रहेगा? 1540 से 1545 तक। क्यों रहेगा? क्योंकि 1545 में इसकी डेथ हो जाएगी, 1545 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर बेटा हम आगे बात करते हैं तो ये आपको पता है कि जो शेरशाह सूरी था वो कौन था? अफगान। तो ये आपका सेकंड अफगान वंश है। मुझे बताइए प्रथम अफगान वंश कौन सा था? मैंने आपको बोला था कि दूसरा अफगान वंश होगा शेरशाह सूरी का। और प्रथम अफगान वंश मैं आपको बता चुकी हूं, तो देखते कितने बच्चों को ये याद है कि प्रथम अफगान वंश कौन था। जब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी, तो बेटा एक तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके बचपन का नाम। चाइल्डहुड नेम इसका क्या था? तो बेटा इसके बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था इसके बचपन का? फरीद इसके बचपन का नाम था। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया मैम, लोदी वंश, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बेटा जी शेरशाह सूरी जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो 1472 में मैम इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो भाई शेरशाह सूरी के जो पिता हैं वो कौन थे? इसके जो दादाजी थे यानी कि ग्रैंडफादर, है ना, वो क्या काम करते थे? पिता कौन थे? तो प्यारे बच्चे पिता थे इसके हसन। ठीक है, पिता का नाम क्या था? पिता थे बेटा जी हसन। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये कौन थे? तो बिहार की जागीर है, बिहार की जागीर जिसका नाम है सासाराम। तो बिहार की जागीर सासाराम के छोटे से जागीरदार थे। ठीक है, जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। तो बिहार की जागीर सासाराम के छोटे से जागीरदार थे, छोटे से जागीरदार। और मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी और उसके पिता के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, हमेशा दोनों में डिस्प्यूट्स रहते थे, विवाद रहते थे। ठीक है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके जो दादा हैं वो एक अश्व व्यापारी यानी कि घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे, उनका नाम था इब्राहिम सूर। दादाजी का नाम क्या था? इब्राहिम सूर। और ये कौन थे? तो मैम ये एक अश्व व्यापारी थे।
अश्व व्यापारी मतलब घोड़ों का व्यापार करते थे, घोड़ों को बेचते थे। ठीक है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। पिता से क्यों नहीं बनती थी, तो कहा जाता है कि शेरशाह की, प्यारे बच्चे, जो शेरशाह हैं, शेरशाह की मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, और शेरशाह की जो स्टेप मदर थी और इसके जो भाई थे उनके साथ भी इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो लोग इसे पसंद ही नहीं करते थे। मतलब इसके खिलाफ इसके घर में ही क्या चल रही थी, साजिश चल रही थी, और पिता से भी नहीं बनती थी। अब जब पिता से बनती नहीं थी, घर में भी मां, मतलब जो स्टेप मदर थी, सौतेली मां थी, और भाई, उनसे भी नहीं बनती थी। तो जब इसके पिता की मृत्यु हुई, लिखना, पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु के बाद ये कहां चला गया, तो आप कहेंगे कि मैम ये दक्षिण बिहार चला गया, दक्षिण बिहार चला गया। ठीक है, क्योंकि इसके खिलाफ इसके घर में ही साजिशें रची जा रही थी, तो उसने अपना जो है ठिकाना ही छोड़ दिया और ये दक्षिण बिहार चला गया। अब प्यारे बच्चों, जब ये दक्षिण बिहार गया, तो दक्षिण बिहार में एक सूबेदार है, दक्षिण बिहार, यहाँ के एक सूबेदार है, सूबेदार इट्स लाइक अ गवर्नर, और उनका नाम है बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। ये इनके पास पहुंच गया, बहार खां लोहानी के पास पहुंच गया। ठीक है, अब बहार खां लोहानी ने क्या किया, बहार खां लोहानी ने इसे अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया, इसे अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपने पुत्र की जिम्मेदारी दे दी शेरशाह सूरी को कि भाई आप मेरे पुत्र के संरक्षक रहेंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे, इसका संरक्षक दे बना दिया। ठीक है, किसके पुत्र को, तो आप कहोगे अपने ही पुत्र को, तो आप कहोगे मैम अपने ही पुत्र को बहार खां, सॉरी, अपने ही पुत्र का बहार खां लोहानी ने इसे क्या बना दिया, संरक्षक नियुक्त कर दिया। और बेटा आपको मैं ये भी बता दूं कि बहार खां लोहानी जो हैं, इन्होंने ही इसे शेर खां की उपाधि दी, शेर खां की उपाधि दी। आपको पता है क्यों दी, शेर खां की उपाधि दी, मैं बता देती हूं क्यों दी थी। क्योंकि यह कहा जाता है कि इसने तलवार के एक बार से ही, इसने क्या किया था मैम, इसने तलवार के एक वार से ही शेर को खत्म कर दिया था। तो बहार खां लोहानी बड़ा इंप्रेस हो गया और इसने इसे कहा कि तुम तो शेर खां हो, क्योंकि एक वार किया इसने तलवार का और खत्म। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। और प्यारे बच्चे, ये जो बहार खां लोहानी हैं, इनकी एक थी पत्नी जिनका नाम है दुद्दू बेगम, आप नीचे लिख लेना, दुद्दू बेगम। अब क्या हुआ प्यारे बच्चे, बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर शाह ने दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया, दुद्दू बेगम से क्या कर लिया, दुद्दू बेगम से विवाह। ठीक है, और कौन बन गया, या अब मैम ये दक्षिणी बिहार में सूबेदार बन गया। यानी इसने बहार खां लोहानी की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी विधवा दुद्दू बेगम से शादी कर ली और दक्षिण बिहार की सूबेदारी को हासिल कर लिया। ठीक है, दुद्दू बेगम से शादी कर ली और क्या किया मैम, और हम कह सकते हैं दक्षिण बिहार को हथिया लिया। जाहिर सी बात है भाई, इसीलिए शादी की, क्योंकि इसके जो सपने थे, इसके जो ड्रीम्स थे, वो शुरू से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे और ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था। तो इसने दुद्दू बेगम से शादी कर ली कि चलो भाई पति तो मर गए, मैं ही कर लेता हूं। ठीक है, अब शेर शाह सूरी के बारे में अब आप मेरी तरफ से मेरी बात को ध्यान से सुने। जो मैं पढ़ा चुकी हूं उसको मैं इसके बारे में शॉर्ट में लिखवाऊंगी, डिटेल में नहीं, क्योंकि हम हुमायूं के साथ में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहां तक अगर आपने कहानी समझी हो, आपको समझ आ गई हो, तो थम्स अप कर दो जल्दी से। ठीक है,
उसके बाद में बेटा ये कैसा क्वेश्चन है शिवांक की, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? भाई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आ गया तो, और नहीं आया तो। और मैं आपको बता दूं, मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत, ये ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें कल जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे, तुमने प्रैक्टिस किए हैं? तुमने प्रैक्टिस किए होंगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बने होंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। आगे देखो, ठीक है, अब मैं यहां पे आगे आपसे बात करती हूं। तो जो शेर शाह सूरी है, इसने बेटा जी एक तो देखो 1528 कौन सा युद्ध हुआ था बाबर का? तो आप कहोगे कि मैम 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो शेर शाह सूरी था, ये किसकी तरफ से था? तो मैम शेर शाह मुगलों की तरफ से था। शेर शाह किसकी तरफ से था? मुगलों की तरफ से, यानी मुगलों की तरफ से मतलब बाबर की तरफ था, तरफ से इस युद्ध में शामिल हुआ था। लेकिन जब 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, तो मैम ये मुगलों के खिलाफ और महमूद लोदी के साथ था, घाघरा का युद्ध। तो इसमें जो शेर शाह है वो महमूद लोदी के साथ था, है ना, बताया था ना मैंने, महमूद लोदी का साथ दिया था और मुगलों के खिलाफ हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था, उसके बाद लिखना कि 1529 में ही इसने एक काम और किया था। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर, बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की, आला की उपाधि धारण। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम आगे बात करते हैं, तो बेटा 1530 में इसने चुनार का किला जीता था। चुनार का किला जीता, और जो चुनार का किला मैंने आपको बताया था जिसमें जाकर ये छिप गया था, तो इसने जो चुनार का किला बेटा जीता था, तो यहां का जो शासक था उसकी कहा जाता है कई सारी पत्नी थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार करता था अपनी पत्नी लाड़ मलिका से। और इस चीज को देखकर उसके बाकी पत्नियों के जो बेटे थे वो बहुत चिढ़ते थे कि भाई तुम हमारी मां से प्यार क्यों नहीं करते हो, लाड़ मलिका से ही क्यों प्यार करते हो। तो वह यहां चुनार का जो शासक था उसकी मृत्यु हो गई, तो लाड़ मलिका विधवा हो गई। तो इसने चुनार का किला जीतने के लिए किससे शादी करी थी? लाड़ मलिका से विवाह करके जीता। तो आप ब्रैकेट में बस छोटा सा लिख सकते हो कि मैम किला जीता, लाड़ मलिका से विवाह किया, लाड़ मलिका से विवाह करके। ठीक है, ऐसी थोड़ी जीता, लाड़ मलिका से शादी कर ली इसने। लाड़ मलिका कौन थी? चुनार के किले के शासक की पत्नी थी मैम लाड़ मलिका। तो ये 1530 में इसने किया। आपको पता होगा चुनार के किले का जिक्र भी मैंने किया था जिसमें जाकर ये छिप गया था। फिर उसके बाद में बेटा जी 1532 में मैम दोहरिया का युद्ध हुआ था, और जिसमें इसने किसका साथ दिया था? मैम इसमें इसने फिर से जो है हुमायूं के विरुद्ध था, और मैम उसने महमूद लोदी का साथ दिया था। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको लिखवा चुकी हूं तो दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ये भी हम डिटेल कर चुके हैं, हुमायूं और शेर शाह के बीच। 1540 में मैम बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम कह लीजिए या कन्नौज कह लीजिए, और इसमें इसने हुमायूं को हराकर भारत के बाहर खदेड़ दिया था, और फिर इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, मेरे साथ पढ़ चुके हो कि नहीं? तो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उनको बार बार हम नहीं पढ़ेंगे।
उसके बाद में बेटा अब जब इसने अपना शासन स्थापित किया तो 1541 में इसके खिलाफ बंगाल में विद्रोह कर दिया खिज्र खां नामक व्यक्ति ने। चुनार मिर्जापुर यूपी में है गोविंद गोपाल जी, कल ही बेटा मैंने बताया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यहां तक की चीजें मैंने आपको हुमायूं के साथ ही पढ़ा दी थी। अब मैम 1541 में बंगाल में विद्रोह, 1541 में क्या हुआ, बंगाल में विद्रोह हुआ, बंगाल में विद्रोह। ठीक है, और ये जो विद्रोह हुआ था तो बंगाल का सूबेदार कौन था मैम? इस समय पर बंगाल का सूबेदार था खिज्र खां, खिज्र खां। और इस विद्रोह को किसने दबाया? तो आप कहोगे विद्रोह को दबाया शेर शाह ने। विद्रोह को किसने दबाया? शेर शाह ने। बस आपको ध्यान रखना है कि शेर शाह के समय पर बंगाल में विद्रोह कब हुआ? 1541 में। शेर शाह ने जाकर इस विद्रोह को दबा दिया। फिर प्यारे बच्चे इसने क्या किया? 1542 में मालवा और ग्वालियर को जीता, मालवा और ग्वालियर जीता, मालवा और ग्वालियर को जीता। ठीक है, जो इसके विजय अभियान है। 1543 में इसने रायसीना को जीता, रायसीना को जीता। और रायसीना के जो शासक थे उनका नाम था पूरनमल। शासक कौन थे? पूरनमल। और ये इसकी जीवन की सबसे घटिया घटना कही जाती है, पूरनमल। पूरनमल प्यारे बच्चे इसने जीता। ठीक है, किसको? रायसीना को जीता। और आपको मैं बता दूं कि रायसीना के जो शासक हैं पूरनमल, इसने क्या किया? शेर शाह सूरी ने इनके साथ विश्वासघात किया। और ये कहा जाता है कि इसकी ये जो जीत है, इसे हम जीत नहीं कह सकते क्योंकि ये एक शर्मिंदगी है, इसके जीवन का एक कलंक है। जो इसने ये जीत हासिल की है उसमें इसने क्या किया? पूरनमल जी को धोखा देकर रायसीना की जो औरतें थी और बच्चे थे उनको मरवा दिया इसने, उनको मरवा दिया इसने। तो हम कह सकते हैं, देखो ये मक्खी, तो कहा जाता है कि रायसीना की जो जीत है ये क्या है? मक्खी बहुत गड़बड़ कर रही है भाई। ग्वालियर जीता, रायसीना जीता, शासक थे पूरनमल जी। तो ये जीत क्या है? ये जीत मैम कही जाती है, ये जीत इस पर कलंक है, इस पर कलंक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि शेर शाह की कौन सी जीत उसके जीवन पर कलंक मानी जाती है? रायसीना की, क्योंकि इसने किसको मरवाया? स्त्रियों और बच्चों को। और इस घटना से कहा जाता है, इसके साथ इसमें इसका सेनापति था। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम अगर हम बात करें यहां पर तो इसका सेनापति है कुतुब खां, और वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ इस घटना से कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने खुद को मार लिया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जीता जरूर लेकिन धोखे से, स्त्रियों और बच्चों को मरवाकर, निर्देशों को मरवाकर, इसलिए इसकी जीत को कलंक कहा जाता है। इसके सेनापति कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली थी। 1544 में इसने अब हम पढ़ते हैं 1543 के बाद 1545, वो इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए 44। 1545 में बेटा ये करेगा कालिंजर अभियान, कालिंजर के किले को जीतने की कोशिश करेगा, कालिंजर अभियान। और मैं आपको बता दूं कि इस ब्रैकेट में लिख लेना कि ये है इसका अंतिम अभियान, क्योंकि इसी अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो जाएगी, तोप फट जाएगी और इसमें मतलब जो आग का गोला है इसके पास आकर गिरेगा और इसमें ये घायल हो जाएगा। लेकिन आप अभिषेक जी वो लिखे हुए हैं किसका युद्ध किसके साथ हुआ, बार बार एक चीज को नहीं लिखवाया जाता बेटा, वो कल की क्लास में हुमायूं वाले चैप्टर में लिखा हुआ है ना, तो आप वहां से देखेंगे एक बार। ये जितने युद्ध आप कह रहे हैं कि ये युद्ध किस किस के बीच हुए हैं ये लिखवा दीजिए, दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये सब डिफाइन किया है मैंने हुमायूं वाले चैप्टर में। और आप ये चीज बेटा नहीं बोलते अगर आप रेगुलर क्लास करते,
ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस कीजिए। अब देखो यहां पे क्या है। अब मैम 1545 कालिंजर अभियान किया है इसने, और ये इसका अंतिम अभियान है। ठीक है, अंतिम विजय अभियान भी आप इसको कह सकते हो। जब इसने कालिंजर अभियान किया है तो कालिंजर के शासक कौन है? तो कालिंजर का शासक है कीरत सिंह। कौन है बेटा जी? कीरत सिंह। और कहा जाता है कि ये जो कालिंजर का किला था, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मजबूती से बनाया गया था। कीरत सिंह है। अब देखो यहां पे क्या हुआ। यहां पे इसके जो तोपची हैं, मतलब जो तोप को चलाना जानते हैं, जिनको अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो यहां पे वो बार बार कालिंजर के अभियान पर गोले फेंक रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि मैम ये जब गोले फेंके जा रहे हैं तो किले की दीवारें नहीं टूट रही, क्योंकि काफी मजबूती से बनाया गया किला है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो अंतिम अभियान है इसका विजय अभियान कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बताती हूं। तो यहां पे क्या हुआ कि जब इसके जो तोप चलाने वाले लोग थे वो नहीं किले को तोड़ पा रहे थे, तो इसने कहा कि लाओ लाओ, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद ही तोप चलाता हूं। अब भाई कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। अब इसने जल्दबाजी में तोप से गोला छोड़ दिया। अब वो गोला जब इसने छोड़ा तो वो गोला वापस आ गया और ये उससे घायल हो गया। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि 1545 में उक्का नामक तोप चलाने से, उक्का नामक तोप से, तोप चलाने से यह घायल हुआ, यह घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु हो गई। कारण क्या था कि वो गोला आकर इसी के पास फट गया। तो क्या मैम एट अ टाइम मृत्यु हो गई? क्योंकि आप तो कह रही हो कि कालिंजर को जीता था इसने। जी हां, ये घायल होने के बाद भी तब तक जिंदा रहा जब तक यहां पे इसके सैनिकों ने ये नहीं बोला कि कालिंजर का किला हमने जीत लिया है। मतलब इसके प्राण तब निकले जब सैनिकों ने बोल दिया कि हाँ भाई, हम कालिंजर के किले को जीत चुके हैं, उसके बाद ये मरा। तो इसीलिए ये इसका विजय अभियान था, यानी कालिंजर के किले को इसने जीत लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूं तो अब इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब मैं आपको यह बता दूं कि इसका मकबरा कहां पर है। आपसे क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कहोगे सासाराम में। सासाराम कहां पड़ता है? पीछे मैंने लिखवाया बिहार में, क्योंकि इसके पिता यहीं के जागीरदार हुआ करते थे। और इसका जो मकबरा है बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका मकबरा अष्टकोणीय बना हुआ है। 8 कोणों का ये आपका इसका मकबरा बना हुआ है। और बेटा जी ये सोन नदी के किनारे है, सोन नदी के किनारे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मकबरा कहां पर है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि इसने जो भू राजस्व लिया, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू इसने लिया, वो कितना लिया था भू राजस्व? तो बेटा जी उपज का 1/3। और इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इसका जो वित्त मंत्री है, ये अकबर का भी वित्त मंत्री होगा, जिसका नाम है टोडरमल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का वित्त मंत्री और किसका वित्त मंत्री था? तो आप कहोगे कि मैम अकबर का। उसके अलावा प्यारे बच्चे, इसने भूमि माप के लिए, भूमि माप के लिए गज-ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया था गज-ए सिकंदरी एक पैमाना था। गज-ए सिकंदरी का प्रयोग, गज-ए सिकंदरी का प्रयोग इसने किसके लिए किया था? मैम लैंड मेजरमेंट के लिए, जो क्या था? एक पैमाना। ठीक है, वो क्या था? एक पैमाना। ठीक है, उसके अलावा इसने और क्या किया था? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल मैं उन्हीं पर डिस्कशन कर रही हूं। मैम इसने पट्टा प्रथा,
जिसे कहा जाता है कबूलियत प्रथा भी, कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा या कबूलियत प्रथा चलाई। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसमें ये होता है कि भूमि को लीज पे दे दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को लीज पर दिया जाता है, जिस व्यक्ति को उस भूमि को दिया जाता है, उस व्यक्ति से कहा जाता है कि भाई तुम हमें पैसे दे दो और इस भूमि पे तुम खेती करो। या फिर ऐसा होता है कि ये कह दिया जाता है कि जो भी फसल होगी वो आधी तुम्हारी और वो आधी हमारी। ठीक है, जिसका टाइम हो गया है वो जा सकते हैं, मनाही नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम तो आज क्या कहते हैं 7:30 बजे होगा, तो जिसका हो चुका है वो चले जाइए। ठीक है, आगे देखो। तो कहते हैं पट्टा प्रथा या कबूलियत प्रथा किसे कहते हैं, समझ आया। जैसे मान लीजिए आपकी भूमि है, अब आप खेती नहीं कर सकते, तो आप किसी और को दोगे, तो किसी और को फ्री में तो दोगे नहीं, या तो उससे पैसा लोगे या फिर उससे कहोगे कि जो भी खेती होगी, जो भी गेहूं होगा, कुछ भी होगा, उसका आधा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो ये किसने शुरू किया, आप कहोगे शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी ने ही मैम की थी। उसके बाद में प्यारे बच्चे इसने क्या किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब जरा ध्यान से सुनना इसके बारे में, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब देखो इसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसे बेटा जी मौर्योत्तर काल में कहा जाता था उत्तरापथ। मौर्योत्तर काल में आप इसको क्या कहते थे मैम, उत्तरापथ कहते थे। और मैम ये कच्ची सड़क थी। कैसी सड़क थी बेटा, आप कहोगे कि मैम ये एक कच्ची सड़क हुआ करती थी। ठीक है, कच्ची सड़क ये कहा गया था, कच्ची सड़क हुआ करती थी। और इसको फिर इस उत्तरापथ को जो कच्ची सड़क थी, इसे पक्का किसने करवाया, पक्का करवाया शेरशाह ने, पक्का करवाया इसको बेटा जी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह ने, इसीलिए इसे कहा गया सूरी मार्ग, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, कई बार सूरी मार्ग भी कह देते हैं। लेकिन जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये नाम इसको किसने दिया, ये नाम दिया ऑकलैंड ने। यानी आज के समय पर जो जीटी रोड है उसको आपका ऑकलैंड ने नाम दिया है, सूरी मार्ग को कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, और आपको बता दूं इसे सूरी मार्ग कहा जाता है। और कई जगह पर कंफ्यूज मत होना, इसी को बेटा सड़क ए आजम भी कहा जाता है, सड़क ए आजम। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो आपका यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका सूरी मार्ग है, सूरी मार्ग है ना, इसको आपका किस किस से कनेक्ट किया गया। तो आपको मैं बता दूं, आगरा से सासाराम, आगरा से सासाराम, यह आपका यूपी में पूछा गया प्रश्न है और उसका आंसर यही माना है, आगरा से सासाराम। सराय ए सड़क भी बिल्कुल कह सकते हैं, सड़क ए आजम कह लो, सराय ए सड़क भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये सब इसी सड़क के नाम है। लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड इसको किसने कहा, एक अंग्रेज आपका हुआ ऑकलैंड, उसने कहा है।
सॉरी 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 बच्चों, आवाज नहीं आई, सॉरी सॉरी। बताती हूं मैं, सॉरी बेटा वो बटन दब गया, मुझे पता ही नहीं चला, कई बार ऐसा हो जाता है, सॉरी। अगर आपसे पूछा जाए जीटी रोड, तो कोलकाता, दिल्ली और दिल्ली, अमृतसर और पाकिस्तान। पाकिस्तान में बेटा जी लाहौर और पेशावर से होकर, यहां से होकर फिर कहां जाती है ये? अफगानिस्तान, काबुल तक। अफगानिस्तान में काबुल तक मैम ये जाती है। तो जीटी रोड इनको कनेक्ट करती है, और सूरी मार्ग को बेटा जी आपका जोड़ा गया था आगरा से सासाराम। तो या तो ऑप्शन में ये होंगे या ऑप्शन में ये। आपका यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन ये आंसर माना गया था। तो यूपी में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैंने आपको यहां से बता दिया है। ठीक है, एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी का रुपया किसने चलवाया? तो बेटा जी आप लिखेंगे कि रुपया नामक सिक्का इसी ने चलवाया था। इसने आधुनिक रुपया चलवाया, इसने आधुनिक रुपया चलवाया। रुपया, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में प्रीवियस ईयर में। आधुनिक रुपया चलवाया, और ये रुपया किसका बना होता था? चांदी का सिक्का होता था। रुपया किसका होता था? आप कहोगे मैम चांदी का। रुपया नामक सिक्का किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी ने। प्रीवियस ईयर में यूपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे, हाँ, वर्तमान स्वरूप का आधुनिक रुपया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि शेरशाह सूरी के समय पर विभाग बने, डिपार्टमेंट बनाए गए, तो भाई उनमें से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हम लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट देखो, अगर मैं बात करूं तो एक होता है दीवान ए विजारत, जिसे आप कहते हो वित्त विभाग। दीवान ए विजारत, वित्त विभाग। डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं लिखवा देती हूं। एक होता है दीवान ए आरिज, ये मैं आपको बता चुकी हूं, इसको कहते हैं सैन्य विभाग, जो बलबन ने भी बनवाया था। सैन्य विभाग, दीवान ए आरिज जो किसने बनवाया था? बलबन ने भी बनवाया था। ठीक है, उसके समय से ही था दीवान ए आरिज। उसके बाद में बेटा दीवान ए रसालत, विदेश विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट। उसके बाद में दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा, इसका काम क्या होता था? शाही घोषणाओं और आज्ञाओं को लिखता था इसमें बैठने वाला व्यक्ति। शाही घोषणाओं और आज्ञाओं को लिखना। शाही घोषणाएं कही जाती हैं जो शासकों द्वारा दी जाती हैं, और आज्ञाओं को लिखना। ठीक है, ये इसका काम होता था। आगे देखिए, दीवान ए काजी, दीवान ए काजी न्यायालय का, कह सकते हैं न्याय विभाग का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रमुख। काजी मैंने आपको बताया था कि मैम इब्न बतूता को भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। तो न्याय विभाग का अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख कौन होता है? दीवान ए काजी। एक बना था दीवान ए बरीद, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि बलबन ने भी इसको बनवाया था, दीवान ए बरीद। तो गुप्तचर, गुप्तचर या डाक घर, डाक घर का प्रमुख। तो स्पाई डिपार्टमेंट और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, तो आप कहेंगे क्या कहते हैं? दीवान ए बरीद।
ठीक है, और नोट में लिखना, डाक की शुरुआत शेर शाह सूरी के समय हुई। शेर शाह के समय। शेर शाह के समय हुई। तो शेर शाह की कहानी यहीं तक चलती है। अब आते हैं प्यारे बच्चे शेर शाह के उत्तराधिकारी। ठीक है, अब हम लिखेंगे शेर शाह के उत्तराधिकारी, मतलब इसके बाद कौन कौन शेर शाह के बाद उसके सूरवंश का यहाँ पर सक्सेसर हुए, और कैसे हुमायूं ने फिर आकर इस सूरवंश को 1555 में खत्म कर दिया था। बताया था ना, सिकंदर शाह सूर के साथ उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में हुमायूं जीता और फिर वापस आया और 1 साल जीकर 1556 में वो मरा। और हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं की मृत्यु को किसी के सामने नहीं आने दिया था। उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी स्टोरी सुनाकर। ठीक है, तो ये आपका, अब आप एक हेडिंग देंगे, शेर शाह के उत्तराधिकारी। शेर शाह के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ शेर शाह। तो शेर शाह के 2 बेटे थे बेटा, नाम लिखवाती हूं अभी। शेर शाह के उत्तराधिकारी, पहला बेटा लिखिएगा इसका, जिसका नाम है आदिल खां। आदिल खां ये इसका बड़ा बेटा है, और एक इसका बेटा है जलाल खां। जलाल खां ये छोटा है, ये बड़ा और ये छोटा, लेकिन फिर भी शासक कौन बनेगा, तो आप कहोगे जलाल खां बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो उस समय पर सरदार लोग थे जिनका शासन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता था, उन्होंने जलाल खां को ही शासक चुना, जबकि शेर खां ने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा मेरे मरने के बाद आदिल खां। लेकिन आदिल खां गद्दी पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि बड़ा छोटे होने से कुछ नहीं होता, काबिलियत होनी चाहिए, आपको कूटनीति आनी चाहिए, कैसे लोगों को अपनी तरफ करोगे वो आना चाहिए, तब जाकर आप शासक बनते हो। तो यहां पे शासक कौन बना, तो आप कहोगे मैम छोटा बेटा बनेगा, बड़ा बेटा नहीं, क्योंकि इसको सपोर्ट किया आपका अफगान सरदारों ने। ठीक है, तो लिखिएगा जलाल खां। और ये किस नाम से गद्दी पर बैठा, इस्लाम शाह के नाम से भी बेटा इसको जाना जाता है, इसी नाम से ये गद्दी पर बैठा। और इसका शासनकाल 1545 से और 1553 तक रहा। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे, इसके बाद में जब जलाल खां मरा तो इसका एक 12 वर्ष का पुत्र है जलाल खां। जलाल खां का पुत्र है 12 वर्ष का, 12 वर्ष का, और उस पुत्र का नाम क्या है, पुत्र का नाम है मैम फिरोज शाह। फिरोज शाह अब छोटा सा बच्चा है, इसकी हत्या कर दी मुबारिज खां ने। क्यों मैम, भैया शासक बनना है। मुबारिज खां ने कहा बच्चा कैसे बन सकता है शासक, मैं बनूंगा। तो मुबारिज खां, और पता है मुबारिज खां कौन है इसका, मुबारिज खां इस फिरोज शाह का मामा है, मतलब मामा ने भांजे को निपटा दिया। कौन है ये मुबारिज खां, फिरोज शाह का मामा, और इसने इसको मार दिया सिर्फ किसके लिए, गद्दी के लिए। ठीक है, गद्दी के लिए मार दिया फिरोज शाह को, और मुबारिज खां इसका मामा है। तो अब यहां पे कौन आएगा, तो आप कहोगे मैं मुबारिज खां, जो किस नाम से गद्दी पर बैठेगा, आदिल शाह के नाम से। आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। कौन मैम, तो आप कहोगे मुबारिज खां। और प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसने बनाया अपना एक वजीर जिसे आप कहते हो हेमू, जिसे पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और यही हेमू क्या करेगा, हुमायूं के मरने के बाद खुद को शासक घोषित कर देगा। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, केवल एक वजीर है। तो जैसे ही इसको पता चलेगा कि हुमायूं मर गया है, तुरंत कह देगा मैं हूं अब शासक। तब युद्ध होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इसको याद रखना कि ये हेमू कौन है, तो मैम आदिल शाह का वजीर है। आदिल शाह का बेटा कौन है ये, तो आप कहोगे कि मैम ये उसका वजीर है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब इस आदिल शाह, ये जो आदिल शाह है, इस आदिल शाह पर आक्रमण करेगा इब्राहिम सूर। आदिल शाह पर आक्रमण किसने कर दिया, तो आप कहोगे मैम इब्राहिम सूर ने। इब्राहिम सूर कहने लगा कि इस गद्दी का दावेदार मैं हूं, तुम नहीं हो। और आदिल शाह कोई बहुत बहादुर शासक नहीं है। आदिल शाह जो है बहादुर शासक मत समझो इसको। जैसे ही इब्राहिम सूर ने इस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आक्रमण किया किसने, इब्राहिम सूर ने। और इसने दिल्ली एवं आगरा पर नियंत्रण कर लिया। आगरा पर नियंत्रण, क्योंकि बच्चे को मारकर शासक बना है ना ये। अब जैसे ही इसने कंट्रोल किया तो आदिल शाह भाग जाएगा। आदिल शाह कहेगा मुझे दिल्ली और आगरा नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली और आगरा नहीं चाहिए। और ये कहां चला गया, तो आपको मैं बता दूं कि फिर ये यहां से जैसे ही इसने आक्रमण किया, तो आप लिखना आदिल शाह आदिल शाह बिहार भाग गया। आदिल शाह बिहार भाग गया। तो आदिल शाह इस तरीके का शासक था। सोचो, एक बच्चे को मारकर सोच रहा है कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। ठीक है, तो ये कहां भाग गया, मैम बिहार भाग गया। अब इब्राहिम खां सूर आ गया मैम। तो इब्राहिम खां सूर जब आ गया तो अब इसके ऊपर भी आक्रमण होगा। ये सारे आक्रमण गद्दी के लिए हो रहे हैं। इब्राहिम खां सूर, अब ये आया। अब बेटा जी इस पर भी आक्रमण होगा, लिखना। इस पर पंजाब के सूबेदार सिकंदर शाह सूर ने आक्रमण कर दिया। सिकंदर शाह सूर ने आक्रमण, और इसने अपने कंट्रोल में कर लिया दिल्ली आगरा पर नियंत्रण। ये इससे शक्तिशाली है। देख रहे हो तुम कितनी मतलब भागम भाग हो रही है, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मैम शासक बनने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप जानते हो सिकंदर शाह सूर आया तो मैम 1555 में आपने बताया कि सरहिंद का युद्ध हो गया। कल मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था किस किस के बीच, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर। सिकंदर शाह सूर, जिसमें सिकंदर शाह सूर की हार और मैम हुमायूं की जीत हो गई। तो इस तरीके से हुमायूं को अपना साम्राज्य वापस मिल गया और सूर वंश का अंत हो गया। अब यहां एक ट्विस्ट क्या आया, हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं मर गया। अब हुमायूं मरा तो हुमायूं का बेटा कौन है, बेटा जरा बताना। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हुमायूं भारत के बाहर चला गया था तो 1542 में उसके बेटे का जन्म हुआ था। और आपको मैंने ये बताया था कि उस बेटे का नाम क्या है, उस बेटे का नाम है मैम अकबर, जो 1556 से और 1605 तक रहने वाला है मुगल वंश का शासक। तो अकबर को हम पढ़ेंगे, और अकबर को पढ़ते पढ़ते हम पानीपत का पहला युद्ध जरूर पढ़ेंगे। वेरी गुड मैम, अकबर है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अब अकबर के बारे में पहले लो तुम बेसिक सी जानकारी। तो जब हम अकबर की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542।
अकबर का जन्म हुआ था। स्थान क्या था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में राणा अमरकोट के, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। मक्खी बहुत परेशान कर रही है, देख लो आज, है ना। अपने आप स्लाइड चेंज, देखो कितनी स्लाइड बना दी इसने। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में ठीक है, इसने क्या किया था? जन्म लिया था अकबर ने, क्योंकि हुमायूं भारत के बाहर था। माता का नाम आपको पता ही होगा, हमीदा बानो बेगम से शादी की थी हुमायूं ने, हमीदा बानो बेगम, जिन्हें बेटा जी मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। मरियम मकानी। पिता आपको पता ही है, हुमायूं। पिता कौन था? हुमायूं। बचपन का नाम है जलाल। बचपन में क्या कहते थे अकबर को? जलाल। ठीक है, बचपन में क्या कहते थे अकबर को? तो आप कहोगे मैम जलाल के नाम से जाना जाता था। पहले आप इतना लिखो फटाफट, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूं, कहानी नहीं सुना रही हूं। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई बचपन का नाम बताओ मैम, तो बचपन का नाम क्या था? जलाल, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलाल बचपन का नाम था। पालन पोषण किसने किया? तो कई लोगों ने मिलकर अकबर का पालन पोषण किया था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सुल्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम एक है। कौन है ये? मैम अकबर की चाची। ठीक है, और हिंदाल की पत्नी है, सॉरी अस्करी की पत्नी, गलती से हिंदान बोल दिया मैंने। तो सुल्ताना बेगम कौन है? अस्करी की पत्नी। अस्करी कौन था? तो आप कहोगे कि मैम अस्करी जो है वो हुमायूं का भाई था। तो सुल्ताना बेगम जो अस्करी की पत्नी थी, उसने अकबर का पालन पोषण किया। क्वेश्चन आता है अकबर की धाय मां, और अकबर की सबसे बड़ी दुश्मन भी यही थी, माहम अनगा। माहम अनगा, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अकबर का पहला विवाह किससे हुआ था? रुकैया बेगम, जो हिंदाल की बेटी है। अकबर का पहला विवाह रुकैया बेगम के साथ। रुकैया बेगम के साथ कब हुआ था? 1551 में। ठीक है, और रुकैया बेगम कौन है? तो मैम हिंदाल की बेटी। हिंदाल कौन था? हुमायूं का भाई। मैम ये बहन से शादी कर ली? बेटा जी इनमें हो जाती है, इनमें हो जाती है, चाचा बुआ ताऊ इनके बच्चों से शादी हो जाती है। तो रुकैया बेगम से शादी की थी, हिंदाल की बेटी थी। अब बात आती है जब हम पढ़ेंगे अकबर का राज्याभिषेक, यही तो युद्ध होगा। राज्याभिषेक, कोरोनेशन 14 फरवरी 1556, और पता है कहां पर हुआ है? ईंटों के सिंहासन पर, कलानौर पंजाब में। कालानौर पंजाब में। कालानौर कहां पड़ता है? पंजाब में। ईंटों के सिंहासन पर, पंजाब में ईंटों के सिंहासन पर, सिंहासन पर बैरम खां के संरक्षण में। अब यही मैं तुम्हें सुनाऊंगी थोड़ी सी कहानी। बैरम खां के संरक्षण, अब सुनना जरा ध्यान से बेटा। ये जो बैरम खां है, इसको अकबर कहता था खान बाबा। अकबर क्या कहता था इसको? खान बाबा।
और ये बैरम खां कौन था? तो हुमायूं का सबसे 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 ईमानदार, जो हुमायूं के दरबार में व्यक्ति अगर कोई था तो ये बैरम खां था। हुमायूं को जो उसका साम्राज्य वापस मिला था तो वो बैरम खां की वजह से ही मिला था। लेकिन इसी बैरम खां की हत्या का कारण बनेगा ये अकबर। ये इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, ये महामनगा पर विश्वास करेगा, और यही बैरम खां भी अकबर की सुरक्षा भी करेगा। हुमायूं ने अकबर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैरम खां को दे दी थी, और बैरम खां बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी करूं। तो जब अकबर इनके साथ गलत करता है तो ये अकबर से कहते हैं कि मुझे तुम्हें मारना होता ना, मैं तुम्हें तभी मार देता जब तुम बच्चे थे, मैं तुम्हें बचाता नहीं। लेकिन अकबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अकबर का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत बेकार था। अब यहां पे जब ये ईंटों के सिंहासन पर क्यों हो रहा है मैम? ये तो हुमायूं का बेटा है। तो बेटा जी ध्यान से सुनो, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि हफ्तों तक हुमायूं की मृत्यु का राज छुपाया गया। कैसे छुपाया? मैं मरे हुए व्यक्ति को कैसे छुपा सकते हैं? छुपाया इसलिए गया क्योंकि बैरम खां बहुत अच्छे से जानता था कि यहां पर बहुत सारे दुश्मन बैठे हैं, और उन दुश्मनों में एक नाम है हेमू का। और हेमू ने, यहां पर मैं आपको बता दूं कि हेमू स्ट्रांग क्यों था, क्योंकि उसका स्पाई डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग था, गुप्तचर विभाग बहुत जो है उसका स्ट्रांग था। आपको मैं बता दूं बेटा, थोड़ा सा मैं बैठ के कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? अब देखो कहानी ध्यान से सुनना। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, तो हुमायूं की मृत्यु का जो राज है उसको छुपाया गया, कहा जाता है लगभग 7 दिनों तक। और उसके एक हमशक्ल था हुमायूं का, मुल्ला बेकसी नाम था उसका। कौन था हुमायूं का हमशक्ल? मुल्ला बेकसी। तो पहले के समय पर जनता को राजा रोज दर्शन दिया करता था, जिसे कहते थे झरोखा दर्शन। और उस झरोखा दर्शन को बंद करेगा औरंगजेब। राजा अपने महल में आकर और जनता के साथ, जैसे आजकल देखा ना सेलिब्रिटी हाथ हिलाते हैं, अपनी जनता से मिलने आते हैं, तो ऐसे ही राजा भी डेली एक झरोखा दर्शन दिया करता था। अब जनता को यह बात पता ना चले, बाकी किसी को यह बात पता ना चले कि हुमायूं मर चुका है, इसके लिए मुल्ला बेकसी को लाया गया और झरोखा दर्शन कराया गया। लेकिन जो हेमू है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसने अपने स्पाई डिपार्टमेंट के थ्रू यह पता लगवा लिया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। अब उसने पता लगवा लिया, और बैरम खां जानते थे कि जैसे ही दुश्मनों को पता चलेगा कि हुमायूं मर चुके हैं वो तुरंत अटैक करेंगे। तो बैरम खां जल्दबाजी में गए और उन्होंने वहां पे जाकर, कलानौर पंजाब में ही अकबर था, और वहीं पे जाके ईंटों के सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक करवा दिया। लेकिन इधर हेमू को जैसे ही पता चला कि भाई यहां पर आपका जो है हुमायूं मर चुका है, तो उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। उसने कहा लोगों से कि भैया तुम ये बाहर के लोगों को क्यों शासक बना के बैठे हो, मैं तो खुद तुम्हारे देश का हूं, मैं एक हिंदू हूं, तो मुझे शासक बनाओ। तो लोगों ने उसको सपोर्ट भी कर दिया। अब बैरम खां का और हेमू का होगा युद्ध, लेकिन नाम किसका आता है? अकबर का, क्योंकि शासक कौन बन चुका है? अकबर है, और हेमू उधर अपनी दावेदारी कर रहा है। तो फिर यहां पे पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, और पानीपत के दूसरे युद्ध में प्यारे बच्चे क्या किया गया कि बैरम खां ने अकबर की तरफ से नेतृत्व किया। नाम अकबर का है, लेकिन वास्तविक रूप से उस युद्ध को लड़ा किसने? बैरम खां ने। और बैरम खां ने हेमू को हराया। कहा जाता है कि अकबर को तो बैरम खां ने बहुत दूर खड़ा कर दिया था, और उसके साथ 5000 सैनिक रख दिए थे कि अगर मैं इस युद्ध में हार जाऊं तो तुम अकबर को लेकर चले जाना। मतलब उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं करी, इतनी ईमानदारी से उसने अपने काम को किया। तो बैरम खां ने जब युद्ध लड़ा, पानीपत का दूसरा युद्ध, तो हेमू की हार हुई और बैरम खां की जीत हुई, और तब जाकर अकबर के दुश्मनों का खात्मा हुआ। और इसी अकबर ने बैरम खां को महामंगा के कहने पर मतलब देश निकाला, एक तरीके से कह दिया कि भैया तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम चले जाओ, कहीं चले जाओ। और ये बैरम खां मरेंगे भी, जब जी जाएंगे रास्ते में मरेंगे, तो वो भी अकबर के दुश्मनों की वजह से। अकबर क्या? इसके पिता के दुश्मनों की वजह से। तो जब ये आदेश देता है ना बैरम खां को, तो वो कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता ना, तो मैं तुम्हें उसी समय मारता जब तुम बच्चे थे, अब मार के मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
तो ऐसे हैं बैरम खां। और बैरम खां की जो वाइफ हैं और उनके जो पुत्र हैं, तो बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर बैरम खां जो उसके पिता के समान है उनकी पत्नी से भी शादी कर लेगा और उनके पुत्र से कहेगा बेटा आज से हम तुम्हारे अब्बू हैं। और इनकी पत्नी का नाम है सलीमा बेगम, उनसे शादी कर लेगा, सोचो। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आगे की कहानी अब मैं आपको सुना चुकी हूं, अब मेरा काम है आपको लिखवाना। अकबर की कितनी शादी हुई थी नहीं पता भाई, इनकी शादी वादी, इनका बच्चे बच्चे भाई इनका कुछ नहीं पता। हरम में इतने लोगों को रखते थे, इतनी औरतों को रखते थे, इन्हें खुद नहीं पता होगा कि इनके कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम कल करेंगे आगे की चीजें और अकबर के बारे में और भी जानेंगे। ठीक है, बैरम खां की मृत्यु कैसे होती है, महामनगा क्या रणनीति रचती है। ठीक है, अकबर को कब होश आता है कि मैं एक राजा हूं, कि औरतों के बीच से निकल के मुझे अपना कर्तव्य भी निभाना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।